अपनी वाइफ के पहले प्यार को बचाने के लिए मेरी वाइफ ने मुझे सेम दिन में 1763 बार फंसा दिया। मेरी वाइफ एक टाइम ट्रैवलर है। जब उसका पहला प्यार मर गया तब उसने अपनी ही लाइफ फोर्स चलाकर बार बार टाइम को पीछे घुमा दिया, सिर्फ हिस्ट्री बदलकर उसे बचाने के लिए। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि हर बार जब वो टाइम ट्रैवल करती थी, मेरी कॉन्शियसनेस भी उसके साथ वापस उसी पल में चली जाती थी। 1763वें टाइम लूप के बाद मेरी वाइफ पूरी तरह टूट चुकी थी। ईथन, मैंने इतनी कोशिश की, मैं तुम्हें बचा क्यों नहीं पा रही? उसके पास खड़े मैं ठंडी आवाज में बोला। तुमने टाइम को 1763 बार रिवाइंड किया है और मैं हर बार तुम्हारे साथ था, फिर भी तुम उसे नहीं बचा पाई। तुम्हारी नाकामी देखकर अब शारीरिक दर्द होता है। रसल, मेरे पास वाली चादर अचानक हट गई। सारा घबरा कर बेड से उठ बैठी और जल्दी जल्दी कपड़े पहनने लगी। 10 जून 2024 सुबह 7:21। बेड के पास रखी घड़ी को देखकर मेरा दिल बिल्कुल सूखे तालाब जैसा बेजान था। सच ये है कि मैं इस दिन को 1763 बार जी चुका हूं। मेरी वाइफ सारा एक टाइम ट्रैवलर है जिसके पास वक्त को पीछे घुमाने की अजीब ताकत है। पता नहीं क्यों, लेकिन हर बार जब वो टाइम को रिवाइंड करती है, मेरी कॉन्शियसनेस भी जबरदस्ती उसके साथ खिंच ली जाती है और मैं फिर उसी पल अपने पुराने बदन में लौट आता हूं। उसका पहला प्यार ईथन आज रात मरने वाला है। जब ये पहली बार हुआ था, तब से सारा पागलों की तरह बार बार वक्त पीछे घुमा रही है, कसम खाकर कि वो उसे हर हाल में बचा लेगी। ये उसकी 1763वीं कोशिश है। हनी, आज मुझे ऑफिस जल्दी जाना है, थोड़ा ओवर टाइम है, मैं डिनर पर घर नहीं आ पाऊंगी। ये वही लाइन है जो वो हर एक लूप में मुझसे कहती है। मैं इसे नींद में भी सुना सकता हूँ। इस लाइन के बाद सारा कपड़े पहनकर बेड के पास आएगी और मेरे माथे पर हल्का सा किस करेगी। और बिल्कुल वैसा ही हुआ। जैसे ही मेरे दिमाग में ये ख्याल आया, सारा कॉलर ठीक करके मेरे पास आई और झुकने लगी, लेकिन इस बार मैंने उसे धक्का दे दिया। ईथन इस वक्त नॉर्थ प्रॉस्पेक्ट एवेन्यू वाले डाइनर में है, तुम्हें जल्दी करनी चाहिए। इतने सारे लूप्स में उसके साथ रहने के बाद मुझे ईथन का पूरा डेली स्केड्यूल याद हो चुका था, लेकिन सारा को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था। वो बस हैरानी से मुझे देखने लगी। तुम्हें कैसे? वो पूछना चाहती थी कि मुझे कैसे पता, लेकिन तुरंत खुद को रोक लिया और बात बदल दी। उसकी लोकेशन का मुझसे क्या लेना देना, मैं ऑफिस जा रही हूं। अब भी झूठ बोल रही थी। मैं हंस पड़ा। अगर तुम ईथन को छोड़ नहीं सकती तो मुझसे झूठ बोलने की जरूरत ही क्या है? इतने सारे टाइम लूप्स के बाद मेरी रूह पूरी तरह सुन्न हो चुकी थी। जो थोड़ा बहुत प्यार और सब्र मेरे अंदर बचा था, वो इस एंडलेस रिपीटिशन में पहले ही टूटकर मिट्टी बन चुका था। आज फिर क्या बकवास कर रहे हो? सारा गुस्से में मुझे घूरने लगी। कितनी बार समझा चुकी हूं, ईथन और मैं सिर्फ दोस्त हैं, बस दोस्त। हर जगह गंदी सोच मत लगाया करो, हर कोई तुम्हें चीट नहीं कर रहा। मैं उसकी आंखों में देखता रहा, लेकिन कुछ नहीं बोला। 1763 लूप्स के बाद दोस्ती का मतलब कब का धुंधला हो चुका था। गंदी सोच वाले लोगों को हर जगह गंदगी ही दिखती है। मैं तुम्हें समझा समझा कर थक गई हूं। सारा गुस्से में नाक से आवाज निकालते हुए रूम से बाहर निकल गई। अगले ही पल मेन डोर जोर से बंद हुआ। मैं बेड पर लेटा हुआ छत को खाली नजरों से देखने लगा। अगर सारा ईथन को नहीं बचा पाई तो वो कभी नहीं रुकेगी। वो बार बार टाइम रिवाइंड करती रहेगी और हर बार अपनी लाइफ फोर्स चलाती रहेगी, और मैं भी मजबूरन उसके साथ इस खत्म ना होने वाले नर्क में फंसा रहूंगा। मुझे कुछ करना होगा, ना ईथन वैंस के लिए और ना ही हमारे टूटे हुए प्यार के लिए। मुझे ये सब खुद के लिए करना होगा। मैंने हल्की शर्ट पहनी और घर से बाहर निकल गया। रिवरटन में जून का महीना लंबी बारिश का मौसम लेकर आया था। ठंडी हवा हल्की बूंदों के साथ मेरे चेहरे से टकरा रही थी। मैंने शर्ट और कसकर पकड़ी और नॉर्थ प्रॉस्पेक्ट एवेन्यू की तरफ ड्राइव करने लगा। वहां एक छोटा सा फेमस डाइनर था। हॉलिडे वीकेंड होने की वजह से टूरिस्ट्स की भीड़ लगी हुई थी, जो रिवरटन का मशहूर ब्रेकफास्ट टेस्ट करने आए थे। जैसे ही मैं कार से बाहर निकला, मेरी नजर भीड़ में सारा पर पड़ी और उसके पास ईथन वैंस बैठा सूप पी रहा था। मैं सीधा अंदर गया, ओनर से कॉफी ऑर्डर की और उनके टेबल पर जाकर बैठ गया। डैनियल, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सारा की आंखें शौक से खुल गई। साफ था कि झूठ पकड़े जाने पर वो घबरा गई थी। मेरी बात सुनो, मैं ऑफिस जा रही थी ओवरटाइम के लिए, लेकिन मुझे उसके बहाने सुनने में जरा भी दिलचस्पी नहीं थी। मैंने सीधा हाथ उठाकर उसे चुप करा दिया। मेरा चेहरा पूरी तरह बेजान था। बस खाना खाओ। हम तीनों ने बाकी ब्रेकफास्ट पूरी खामोशी में खाया। ईथन ने जल्दी खत्म कर लिया, लेकिन सारा सोच में डूबी हुई थी और उसने मुश्किल से कुछ खाया। शायद ये खामोशी उसे डरा रही थी, इसलिए वो फिर जल्दी जल्दी बोलने लगी। डैनियल, सच में ईथन पहली बार रिवरटन आया है, इसलिए मैं उसे घुमाना चाहती थी। मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बताया क्योंकि मुझे डर था कि तुम गलत समझोगे। ओरिजिनल टाइमलाइन में ईथन रिवरटन घूमने आया था और आज रात एक चैरिटी ऑक्शन में जाने वाला था। वहीं से लौटते वक्त एक अजीब कार एक्सीडेंट में उसकी मौत हो जाती है।
पिछले 1762 लूप्स में सारा ने सब कुछ ट्राई कर लिया, लेकिन वो ईथन को उस ऑक्शन में जाने से कभी नहीं रोक पाई। अगर वो वही चीजें बार बार करती रहेगी तो चाहे कितने भी लूप्स और हो जाएं, रिजल्ट कभी नहीं बदलेगा। मैंने फोक नीचे रखा, नैपकिन से मुंह साफ किया और धीरे से खड़े होकर उन दोनों की तरफ देखा। मैंने सारा की बातों को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया और सीधा ईथन की आंखों में देखने लगा। अगले ही पल मैंने अपनी मुट्ठी जोर से बंद की और सीधा उसके चेहरे पर घूसा दे मारा। धड़ाम! मैंने पूरी ताकत से पंच मारा था। वो भारी और डरावनी आवाज पूरे डायनर में गूंज उठी। वहां बैठे सब लोग तुरंत हमारी तरफ देखने लगे। ईथन लड़खड़ाते हुए पीछे गिरा। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि मैं बिना वार्निंग के उस पर सीधा हमला कर दूंगा। सारा भी वहीं जम गई थी और हैरानी से मुझे घूर रही थी, लेकिन मैं एक पल के लिए भी नहीं रुका। मैं तुरंत आगे बढ़ा और जोर से उसके सीने पर लात मारी कि कितनी तेज थी कि ईथन सीधा उड़ता हुआ पीछे दीवार से टकरा गया। धड़ाक की आवाज फिर गूंजी। तब जाकर सारा होश में आई और तुरंत ईथन के सामने आकर खड़ी हो गई। बस करो डैनियल, तुम कर क्या रहे हो? मैं ठंडी आवाज में बोला। मैं इसे पीट रहा हूं, क्या ये इतना भी साफ नहीं दिख रहा? मैंने उसे एक तरफ खींचकर फिर ईथन को जोर की लात मारी। ईथन दर्द से कराहा और जमीन पर गिरकर सांसें लेने लगा। इस बार सारा ने पूरी ताकत से मुझे धक्का दिया। उसकी आंखें गुस्से से जल रही थी। बहुत हो गया, पागलों जैसी हरकतें करना बंद करो। मैं अंदर ही अंदर ठंडी हंसी हंसा। पागल? अगर मैं पागल बन गया हूं तो उसकी वजह तुम्हारे हजारों टाइम लूप्स हैं। सारा मेरी वाइफ है, फिर भी वो सब कुछ एक दूसरे आदमी के लिए दांव पर लगा रही है, और मैं 1763 एक जैसे दिनों तक उसे बार बार उसके पास भागते हुए देखने पर मजबूर रहा हूं। हटो, मैं बर्फ जैसी ठंडी आवाज में बोला। लेकिन इस बार सारा हिली तक नहीं। वो अपने बदन से ईथन को बचाकर खड़ी हो गई। मुझे देखने वाली उसकी नजर में सिर्फ नफरत थी। मैं तुम्हें उसे फिर से हट नहीं करने दूंगी। तुम कुछ नहीं समझते। तुम्हें जरा भी अंदाजा नहीं है कि उसके साथ क्या होने वाला है। मुझे पता था वो ईथन की आज रात होने वाली मौत की बात कर रही है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि इन एंडलेस लूप्स ने मेरी रूह को भी पूरी तरह तोड़ दिया है। हर बार फेल होने पर उसे अपनी मजबूरी का दर्द महसूस होता होगा, लेकिन मेरा क्या? हर नए लूप के साथ मैं और गहरे अंधेरे में डूबता गया हूं। कम से कम उसके पास अभी भी एक छोटी सी उम्मीद बची हुई है। मेरे पास तो सिर्फ निराशा रह गई है। ईथन अपना सीना पकड़कर दर्द से करा रहा था। मेरी किक्स बहुत भारी थीं। एक पल के लिए तो मैंने ये तक सोच लिया था कि उसे वहीं मार दो। ईथन, तुम ठीक हो? कहीं ज्यादा चोट तो नहीं लगी? सारा की आवाज दर्द से भरी हुई थी। वो मुझे पूरी तरह भूलकर तुरंत घुटनों के बल बैठ गई और ईथन की चोट चेक करने लगी। उन दोनों को साथ देखकर मेरे सीने में फिर एक तेज दर्द उठा। वो दिल जो मुझे लगा था कब का महसूस करना छोड़ चुका है। वो दर्द मेरी नर्व्स को चीर रहा था, लेकिन मेरे लिए ये कोई नई बात नहीं थी। मेरा दिल तो पहले ही 1000 बार टूट चुका था। सारा ने एम्बुलेंस बुलाई। जब वो ईथन को संभालते हुए एम्बुलेंस में बिठा रही थी, तब उसने एक बार मुड़कर मुझे देखा। उसकी आंखों में बर्फ जैसी ठंड और गहरी जलती हुई नफरत थी। उनके जाने के बाद मैं वहीं खड़ा एम्बुलेंस को दूर जाते देखता रहा, जब तक वो आंखों से ओझल नहीं हो गई। तब जाकर मैं फिर से शांत हुआ। लग रहा था मेरी अचानक हुई हिंसा ने टाइमलाइन को बदल दिया है। अगर ईथन हॉस्पिटल में रहा तो शायद वो आज रात चैरिटी ऑक्शन में नहीं जा पाएगा, लेकिन सिर्फ इतना काफी नहीं था। सबसे छोटी पॉसिबिलिटी को भी खत्म करना जरूरी था। मुझे ईथन के जीने या मरने से कोई मतलब नहीं था। मैं बस सारा के साथ इस खत्म न होने वाले अंधेरे में और नहीं फंसना चाहता था। डाइनर से निकलने के बाद मैं सीधा ऑफिस गया। मेमोरियल डे वीकेंड की वजह से पूरी कंपनी बंद थी और ऑफिस बिल्कुल खाली था। मिस्टर मिलर, आप यहां क्या कर रहे हैं? फाइल्स का ढेर पकड़े एक यंग लड़की रिकॉर्ड्स रूम से बाहर आई। मुझे देखते ही उसके चेहरे पर हैरानी आ गई। वो मेरी सेक्रेटरी क्लोए डेविस थी, मेरे हिसाब से पूरी तरह काम की दीवानी। मैं मैकेनिकल आवाज में बोला, बस थोड़ा काम था, तुम छुट्टी एंजॉय क्यों नहीं कर रही? ये वही सवाल था जो मैं उसे 1000 बार पूछ चुका हूं और मुझे उसका जवाब पहले से याद था। घर जाने वाली सारी फ्लाइट्स बुक थे और बोर हो रही थी, तो सोचा थोड़ा काम कर लेती हूं। क्लोए मीठी स्माइल के साथ बोली। मिस्टर मिलर, कोई अर्जेंट काम है? क्या आपको मेरी हेल्प चाहिए? मैंने सिर हिलाया और उसे ऑफिस के अंदर ले गया। मुझे चाहिए तुम अभी हॉस्पिटल जाओ, ईथन वैंस नाम का पेशेंट ढूंढो और उस पर नजर रखो। जो भी करना पड़े करो, लेकिन आज रात उसे हॉस्पिटल से बाहर मत निकलने देना। मैंने क्रेडिट कार्ड निकाला और उसके हाथ में दे दिया। इससे काम करवा लो, मुझे पैसे की परवाह नहीं, बस रिजल्ट चाहिए। क्लोए बहुत केपेबल सेक्रेटरी थी। उसने एक भी सवाल नहीं पूछा, बस कार्ड लिया और ऑफिस से निकल गई। अगर ईथन के साथ कुछ भी अजीब होता तो वो तुरंत मुझे कॉल कर सकती थी। ऑफिस में अकेले बैठे मैं कंप्यूटर ऑन करके आज रात के चैरिटी ऑक्शन की इन्फॉर्मेशन देखने लगा। ईथन इस ऑक्शन से घर लौटते वक्त एक्सीडेंट में मरने वाला था। अगर मैं उसे ऑक्शन में जाना ही रोक दूं तो शायद एक्सीडेंट टल सकता है,
तभी मेरा फोन बजा। सारा का कॉल था। मेरा उससे बात करने का बिल्कुल मन नहीं था, इसलिए मैंने कॉल कट कर दिया। लेकिन सारा बार बार कॉल कर रही थी। खाली ऑफिस में फोन की तेज आवाज मेरे दिमाग में चुभ रही थी। आखिर मैंने कॉल रिसीव किया। क्या है? मेरी आवाज बहुत सख्त थी। अब मेरे दिल में इस औरत के लिए कुछ भी नहीं बचा था। ये सब खत्म होते ही मैं डाइवोर्स फाइल करने वाला था। और जैसे मैंने सोचा था, सारा सिर्फ मुझे डांटने के लिए कॉल कर रही थी। डैनियल, मुझे तुमसे बहुत निराशा हुई है। अच्छा, मैंने बिल्कुल बेपरवाह आवाज में बोला। उसकी निराशा का अब मेरे लिए कोई मतलब नहीं था। मेरे अंदर उसके लिए सब्र कब का खत्म हो चुका था। तुम्हें जरा भी अंदाजा नहीं तुमने उसे कितनी जोर से मारा। ईथन तुम्हारी वजह से हॉस्पिटल में है। जैसे ही ईथन हर्ट हुआ, सारा अपनी असली वजह ही भूल गई थी। मैं ठंडी हंसी हंसा और सीधा सच बोल दिया। सारा, तुम सच में इतनी भोली हो या बिल्कुल बेवकूफ? अभी तक समझी नहीं, मैंने उसे टाइमलाइन बदलने के लिए मारा। दूसरी तरफ अचानक पूरी खामोशी छा गई, लेकिन मुझे पता था सारा अभी भी लाइन पर है। मैं उसकी तेज होती सांसें साफ सुन सकता था। डैनियल, तुम्हें सब पता है? उसकी आवाज में यकीन न होने वाली हैरानी थी। उसके दिमाग में शायद ये था कि सिर्फ वही टाइम लूप कर रही है और मैं बस उसकी दुनिया का एक बैकग्राउंड कैरेक्टर था, एक एनपीसी की तरह। मैंने अपनी मुट्ठी इतनी जोर से बंद की कि मेरी उंगलियों की हड्डियां सफेद पड़ गईं। मेरे दांत भी गुस्से में कस गए। तुमने ईथन को बचाने के लिए 1763 बार टाइम रिवाइंड किया है और मैं हर एक बार तुम्हारे साथ था। हर बार तुम्हें उसके पास भागते हुए देखा है। सारा, तुम सोच भी सकती हो ये सब मेरे लिए कैसा था। दूसरी तरफ सारा बिल्कुल चुप हो गई। ये बात उसके दिमाग में कभी आई ही नहीं थी। इतने टाइम तक उसे लगता रहा कि सिर्फ वही लूप्स याद रखती है। बाकी सब लोगों की तरह मैं भी हर बार सब कुछ भूल जाता हूं। लेकिन मेरी बातों ने उसकी पूरी दुनिया हिला दी थी। काफी देर की खामोशी के बाद उसकी आवाज नर्म और भीख मांगने जैसी हो गई। डैनियल, तो फिर मेरी हेल्प करो ना। ईथन अभी बहुत यंग है, मैं उसे ऐसे मरते हुए नहीं देख सकती। वो अपनी बात पूरी करती उससे पहले ही मैंने उसे रोक दिया। वो जिंदा रहे या मर जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं बस इस खत्म न होने वाले टॉर्चर से बाहर निकलना चाहता हूं। अगर तुम नहीं चाहती कि पिछले 1762 लूत जैसा ही रिजल्ट फिर से आए, तो इस बार मेरी बात मानोगी। उसके जवाब का वेट किए बिना मैंने कॉल काट दिया। मेरे अंदर गुस्सा आग की तरह जल रहा था और मुझे किसी तरीके से उसे बाहर निकालना था। 1000 से ज्यादा बार सेम दिन जीने के बाद मेरा दिमाग टूटने के किनारे पर पहुंच चुका था। और सबसे बुरी बात यह थी कि मेरी इस तकलीफ की वजह वही औरत थी जिसे मैं सबसे ज्यादा प्यार करता था। मैं ऑफिस की सारी चीजें तोड़ देने की इच्छा को मुश्किल से दबा रहा था। मैंने सिगरेट जलाई और चेयर पर पीछे झुककर बैठ गया। मेरा सीना अभी भी दबे हुए गुस्से से तेज उठ रहा था। अचानक मेरे अंदर अजीब सी घिन उठने लगी। ऑफिस की हर जान पहचान वाली चीज मुझे पिंजरे की सलाखों जैसी लगने लगी। मैं बस यहां से भागना चाहता था। चाहे मैं वक्त के इस जेल से बाहर ना निकल पाऊं, लेकिन कम से कम इस जगह से तो दूर जाना चाहता था। मैं ऑफिस से निकला और शहर की भीड़ भाड़ी सड़कों पर गाड़ी चलाने लगा। कुछ देर बाद मैं रिवर्टन यूनिवर्सिटी के बाहर गाड़ी रोक देता हूं। ये मेरी एल्मा मेटर थी, वही जगह जहां मैं और सारा पहली बार मिले थे और प्यार में पड़े थे। मुझे खुद नहीं पता मैं यहां क्यों आया। शायद ये उन थोड़ी जगहों में से एक थी जहां अभी भी कुछ अच्छी यादें मची थीं। मैं मेन गेट की तरफ गया, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड ने मुझे रोक लिया। मैं हंस पड़ा। लोग कहते हैं कि कॉलेज हमेशा अपने स्टूडेंट्स का स्वागत करता है, लेकिन असली दुनिया में ग्रेजुएशन के बाद तुम कैंपस के अंदर कदम तक नहीं रख सकते। इसलिए मैं बस गेट के पास बैठ गया, सिगरेट पीने लगा और सोचने लगा कि इस टाइम लूप को कैसे तोड़ा जाए। सच में ये कोई आम मुश्किल नहीं थी। ये सारा की खुद गर्ज जिद थी, लेकिन उसने मुझे भी इस जाल में फंसा दिया था। इससे बाहर निकलने के लिए मुझे मजबूरन उसके साथ मिलकर ईथन वाली प्रॉब्लम सॉल्व करनी पड़ेगी। तभी मेरा फोन वाइब्रेट हुआ। सारा का आई मैसेज था। तुम कहाँ हो? क्या हम मिलकर बात कर सकते हैं? सच कहूं तो मेरा उससे बात करने का बिल्कुल मन नहीं था, लेकिन अपनी आजादी के लिए मैंने हाँ कर दी। मैंने उसे अपनी लोकेशन भेजी और फिर सिगरेट पीने लगा। 20 मिनट बाद सारा वहां पहुंच गई। उसके हाथ में अम्ब्रेला था और उसका चेहरा थका हुआ लग रहा था। मेरे पीछे यूनिवर्सिटी कैंपस को देखकर उसका चेहरा थोड़ा नर्म पड़ गया, लेकिन मुझे पुरानी यादों में डूबने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। तो क्या बात करनी थी? मेरे चेहरे से पुराना प्यार और नर्मपन गायब देखकर सारा उदास हो गई। टाइम लूप्स के बारे में आई एम सॉरी, सच में, लेकिन मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। तुम बस सेम दिन बार बार जीने से थक गए हो और हर्ट हो, लेकिन ईथन अपनी जान खो रहा है। तुम्हें ये समझना होगा। चाहे मैं उसे कभी ना बचा पाऊं, फिर भी मैं वक्त को हमेशा रिपीट होने दूंगी, बस इतना कि मैं उसे जिंदा देख सकूं। मैंने उसकी बात हाथ से उड़ा दी। मैं ये कभी नहीं समझ सकता और ना ही इसे बर्दाश्त करूंगा। सीधी बात यह है कि तुम सिर्फ खुदगर्ज हो। सारा का चेहरा दर्द से भर गया। खुदगर्ज? क्या तुम्हें लगता है टाइम लूप करना आसान है? तुम्हें पता भी है मुझे इसके लिए क्या चुकाना पड़ता है? मेरी लाइफ फोर्स खत्म हो रही है। मैं अपनी ही उम्र जला रही हूं।
मैंने सिगरेट नीचे फेंकी और धुएं के बीच उसकी तरफ देखा। तुम्हें कोई मजबूर नहीं कर रहा, लेकिन तुम्हें किसने हक दिया कि अपने पर्सनल पछतावे के लिए पूरी दुनिया को इस एक दिन में कैद कर दो? हो सकता है उन्हें कुछ याद ना रहे, हो सकता है हर सुबह उन्हें लगे कि ये नया दिन है, लेकिन उनकी रूह तो इस एंडलेस रेपिटेशन में धीरे धीरे घिस रही है। इस एक दिन में लोग पैदा हो रहे हैं, बूढ़े हो रहे हैं, बीमार पड़ रहे हैं और मर रहे हैं। तुम्हें किसने हक दिया कि उन्हें उसी दर्द वाले पल में बार बार फंसा कर रखो? मेरी बातें सुनते ही सारा चुप हो गईं और उनकी आंखों से आंसू गिरने लगे। वो लाल आंखों से मुझे देखते हुए बोली, तुम्हें क्या करूं? बस खड़ी होकर ईथन को मरते देखूं? मैं नहीं कर सकती, सच में नहीं कर सकती। मैंने दूसरी सिगरेट जलाई और गहरी सांस ली। इस बार मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, लेकिन सिर्फ इस एक बार। इसके बाद मैं चला जाऊंगा, और क्योंकि तुम ईथन के लिए इतना फील करती हो तो तुम्हें उसके साथ ही रहना चाहिए। सारा घबरा गई। नहीं, ऐसा नहीं है, मैं कभी ईथन के साथ रहना नहीं चाहती थी, मैं तुमसे प्यार करती हूं। मैंने सिर हिलाया और आधी जल चुकी सिगरेट बुझा दी। लेकिन मैं अब तुमसे प्यार नहीं करता। इतना बोलकर मैं उठ गया और बिना पीछे देखे चलने लगा। डैनियल, डैनियल मत जाओ! सारा रोते हुए मेरे पीछे भागी। उसकी आंखें पहले से भी ज्यादा लाल हो चुकी थी। उसने मेरी बाजू पकड़ ली और रोते हुए बोली, आई एम सॉरी, मैं सच में सॉरी हूं। मेरा तुम्हें हर्ट करने का कभी इरादा नहीं था। मुझे लगा था कि तुम्हें कुछ याद नहीं रहेगा। मैं बस चुपचाप सब ठीक करना चाहती थी और फिर हम दोबारा साथ रह सकते थे। मैं वहीं रुक गया और अचानक हंस पड़ा। तो तुम चुपचाप हीरो बनना चाहती थी और उसके लिए पूरी दुनिया को साथ में घसीटने को भी रेडी थी। वाह सारा, कितनी महान हो। हम खत्म हो चुके हैं। इतना बोलकर मैंने अपनी बाजू उसके हाथ से छुड़ा ली। उसके हाथ से अम्ब्रेला छूट गया। हवा उसे उड़ाकर सड़क पर दूर ले गई। बारिश और तेज होने लगी। धीरे धीरे उसके रोने की आवाज तेज बारिश में दब गई। मेरी यादों में ये बारिश 1763 दिनों से लगातार हो रही थी। अगर कल कभी आया तो क्या ये बारिश रुकेगी? तभी फोन की रिंग ने मुझे फिर हकीकत में वापस खींच लिया। ये क्लोए का कॉल था। क्लोए, क्या हुआ? दूसरी तरफ क्लोए की आवाज पूरी घबराहट से भरी हुई थी। मिस्टर मिलर, ईथन वैंस गायब हो गया है। पूरे हॉस्पिटल में ढूंढ लिया, लेकिन कोई डॉक्टर या नर्स नहीं जानता वो कहां गया। उसकी आवाज में पैनिक साफ था। शायद उसे लग रहा था कि वो मेरा दिया काम पूरा नहीं कर पाई। मैंने भौं से कोड़ी, लेकिन मुझे ज्यादा हैरानी नहीं हुई। ईथन की चोट इतनी सीरियस नहीं थी कि वो ज्यादा देर तक हॉस्पिटल में रुकता। सिर्फ पिटाई करके उसे रोकना कभी काफी नहीं होने वाला था। मैंने क्लोए को शांत किया, बोला उसने अच्छा काम किया है और अब आगे मैं संभाल लूंगा। फिर मैंने कॉल काट दिया। बारिश में खड़ा मैं सैरा को देखने लगा। वो अब फुटपाथ पर बैठी थी, दोनों हाथों में चेहरा छुपाकर रो रही थी। मेरे सीने में घुटन जैसा दर्द भर गया। मैंने इस औरत से बहुत लंबे टाइम तक प्यार किया था। उसका हर मूड मेरे मूड को कंट्रोल करता था। अब प्यार खत्म होने के बाद भी मेरे दिल में उसके लिए थोड़ी दया बची हुई थी, लेकिन यह सब उसने खुद अपने ऊपर लाया था। मुझे दर्द होगा, मैं टूटूंगा भी, शायद इस ब्रेकअप से बाहर आने में बहुत टाइम लगे, लेकिन मैं कभी इसका अफसोस नहीं करूंगा। रोना बंद करो। मैं उसके पास लौटकर ठंडी आवाज में बोला, तुम्हारा प्यारा बॉयफ्रेंड भाग गया। ईथन? सैरा ने मेरी ताना मारने वाली आवाज को पूरी तरह इग्नोर कर दिया और शौक में मेरी तरफ देखा। उसका चेहरा आंसुओं और बारिश दोनों से भीग चुका था। मैंने सिर हिलाया, लेकिन अभी सब खत्म नहीं हुआ। हमें पक्का पता है कि शेड्यूल के हिसाब से वो रात 11:35 से पहले नहीं मरेगा। तब तक वो सेफ है। सैरा ने जल्दी से आंसू पोंछे और तुरंत खड़ी हो गई। ऑक्शन, वो पक्का आज रात ऑक्शन में जाएगा। पिछले हजारों लूप्स में ईथन हर बार उस चैरिटी ऑक्शन में जाता था। टाइमलाइन का ये हिस्सा बिल्कुल साफ था। मैं सोचते हुए भौं सिकोड़कर बोला, एक सवाल है जिसे हम दोनों इग्नोर करते आए हैं। ईथन इस पर्टिकुलर ऑक्शन में जाने के लिए इतना पागल क्यों है? सैरा कुछ बोलना चाहती थी, लेकिन उसके चेहरे पर पूरी खाली सी फीलिंग थी। पिछली सारी कोशिशों में उसकी सोच बहुत ऊपर ऊपर की थी। वो सिर्फ इतना चाहती थी कि ईथन रात 11:35 पर उस रोड पर ना हो, लेकिन उसने कभी ये नहीं सोचा कि वो हर हाल में उस ऑक्शन में जाना क्यों चाहता है। मैंने भी कभी इस बारे में नहीं सोचा था। मुझे लगा था शायद टाइमलाइन फिक्स है और बदल नहीं सकती, लेकिन अब इतनी बुरी पिटाई और हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद भी ईथन जिद करके बाहर निकल गया। मतलब ये ऑक्शन उसके लिए बहुत जरूरी था। शायद इसी वजह से वो रिवर्टन आया था। हमें ईथन को ढूंढना होगा। वो रिवर्टन को अच्छी तरह नहीं जानता। मुझे डर है कहीं। सैरा बोलते बोलते रुक गई और गिल्टी नजर से मेरी तरफ देखने लगी। ईथन के लिए उसकी चिंता बिल्कुल इंस्टिंक्ट की तरह बाहर आई थी, और बात मुंह से निकलने के बाद ही उसे समझ आया कि वो कितनी गलत लग रही है। लेकिन अब मुझे फर्क नहीं पड़ता था।
जब तुम किसी से पूरी तरह प्यार करना छोड़ देते हो तो ऐसी बातें दिल को चोट नहीं पहुंचा पाती। मैं शांत आवाज में बोला, मुझे अंदाजा है वो कहां गया होगा। इतना बोलकर मैं मुड़ गया और कार की तरफ चल दिया। मेरी बेपरवाही देखकर सैरा के चेहरे पर उदासी आ गई। शायद मेरा गुस्सा उसे गिल्टी फील नहीं करा पाया, लेकिन मेरी ठंडी बेपरवाही उसके दिल में चुभने लगी थी। वो जल्दी से मेरे पीछे आई और संभलकर पैसेंजर सीट में बैठ गई। वो सीट हमेशा उसकी हुआ करती थी, लेकिन अब वो उसमें किसी अजनबी की तरह बैठी थी। इस बात की कसक मुझे भी महसूस हुई। मैंने कार स्टार्ट की और उस जगह से दूर निकल गया जहां हमारी सबसे खूबसूरत यादें बसी हुई थीं, और इस बार मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। रिवर्टन में धूप देखे बहुत टाइम हो गया, सैरा खिड़की के बाहर देखते हुए बोली। मुझे समझ नहीं आया वो उदास थी या बस पुरानी यादों में खो गई थी। 1000 से ज्यादा एक जैसे दिनों में ये उदास बारिश कभी नहीं रुकी थी। डैनियल, तुम्हें याद है? सैरा अचानक मेरी तरफ मुड़कर बोली। उसकी आंखों में पुरानी यादों की चमक थी। तुम रोज मुझे ऑफिस से लेने आते थे। अगर बारिश होती थी तो तुम घर से इतनी दूर सिर्फ मेरे साथ भीगते हुए टैक्सी का वेट करने आते थे। रश आवर में टैक्सी मिलना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता था। हम दोनों ठंडी हवा में कांपते रहते थे और तुम मुझे अपनी बाहों में लेकर गर्म रखते थे। डैनियल, तब हम अभी अभी ग्रेजुएट हुए थे। हमारे पास पैसे नहीं थे, लेकिन हम बहुत खुश थे। मैं रोड पर नजर रखे हुए था, लेकिन मेरा दिमाग ट्रैफिक के साथ पुरानी यादों में बहने लगा। एक के बाद एक पुराने सीन मूवी की तरह दिमाग में चलने लगे। मुझे याद आया कि वो कितनी जेंटल और केयरिंग हुआ करती थी। वो रात में उठकर मेरे ऊपर कंबल ठीक करती थी। खाना खाने के बाद मेरे मुंह के कोने पर लगा दाग साफ करती थी। जब मैं उदास होता था तो चुपचाप मेरे पास बैठ जाती थी। वक्त ने हमारे रिश्ते को धीरे धीरे मिटा दिया, लेकिन ये सच नहीं मिटा पाया कि हम कभी सच में एक दूसरे से प्यार करते थे। और सबसे अजीब बात यह थी कि हम पुरानी यादें याद कर रहे थे, जबकि हम इस वक्त एक दूसरे आदमी को ढूंढने जा रहे थे। मेरी ठंडी आवाज ने वो सारी गर्म यादें एक पल में तोड़ दी। वो यादें खिड़की से आती ठंडी हवा में धुएं की तरह उड़ गईं। कार के अंदर लंबी और भारी खामोशी छा गई। सैरा ने धीरे से सिर झुका लिया। मैं उसका चेहरा नहीं देख पा रहा था, लेकिन उसकी आवाज में रोना साफ सुनाई दे रहा था। डैनियल, मुझे हमारा पुराना वक्त याद आता है। मैं कभी तुम्हें छोड़ना नहीं चाहती थी। मैं बस ईथन को एक दोस्त की तरह बचाना चाहती थी। तुम ये बात समझ सकते हो। सारा की आवाज धीमी और टूट चुकी थी। मैं काफी देर तक चुप रहा, फिर जितनी शांत आवाज निकाल सकता था उसमें बोला, मैं समझने की कोशिश कर सकता हूं, लेकिन मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकता सारा। प्यार हमेशा खुद गर्ज होता है। सारा फिर खिड़की के बाहर देखने लगी। मैं उसके रोने की आवाज नहीं सुन पा रहा था, लेकिन उसके कांपते कंधे सब बता रहे थे। मैं कार लेकर एक बड़े गैलेरिया के सामने रुक गया। जब मैंने ईथन को पीटा था तब उसका महंगा सूट खराब हो गया था। अगर वो अब भी चैरिटी ऑक्शन में जाना चाहता था तो उसे नया सूट चाहिए होता, और ये हॉस्पिटल के पास सबसे महंगा मॉल था। जैसे ही मैं कार से उतरने लगा, सारा ने मेरी बाजू पकड़ ली। उसके चेहरे पर हिचकिचाहट थी। इतने सालों बाद भी मैं उसे किताब की तरह पढ़ सकता था। क्या तुम्हें डर है कि मैं उसे फिर मारूंगा? मैंने शांत चेहरे के साथ पूछा। सारा थोड़ी शर्मिंदा लगी, लेकिन उसने धीरे से सिर हिला दिया। लोगों को मारना गलत है। तुम पहले कभी वायलेंट नहीं थे। मैं तुरंत ठंडी आवाज में बोला। और तुम भी पहले दूसरे आदमियों के लिए इतनी पागल नहीं थी। सारा ने सिर झुका लिया और कुछ नहीं बोला। मेरा और बहस करने का मन नहीं था, इसलिए मैं सीधा मॉल के अंदर चला गया। काफी ढूंढने के बाद हमें ईथन एक महंगी डिजाइनर स्टोर में मिला। वो वहां सूट्स चूज कर रहा था। उसकी आंख के नीचे वही निशान था जहां मैंने पंच मारा था, लेकिन बाकी वो बिल्कुल ठीक लग रहा था। एक पल के लिए मुझे लगा शायद मुझे उसे और बुरी तरह पीटना चाहिए था, या सीधा उसकी टांग तोड़ देनी चाहिए थी। कम से कम वो हॉस्पिटल में तो रहता, लेकिन फिर भी कोई गारंटी नहीं थी। अगर वो इतना जिद्दी था तो शायद किसी को पैसे देकर खुद को व्हील चेयर में बिठाकर भी ऑक्शन में पहुंच जाता। मैं और सारा स्टोर के अंदर गए। जैसे ही ईथन ने मुझे देखा, उसका चेहरा बदल गया और वो तुरंत कुछ कदम पीछे हट गया। साफ था कि सुबह वाली पिटाई के बाद अब भी वो मुझसे डरा हुआ था। सारा जल्दी से उसके पास गई। ईथन, तुम आज रात ऑक्शन में नहीं जा सकते। उसकी आवाज में साफ घबराहट थी और बात पूरी सीधी थी। दिन ढलने के साथ साथ उसकी बेचैनी और बढ़ रही थी। ईथन ने पहले संभल कर मेरी तरफ देखा, फिर सारा से पूछा, क्यों? सारा सीधा उसकी आंखों में देखते हुए बोली, क्योंकि अगर तुम गए तो तुम मर जाओगे। मैं मुश्किल से अपनी आंखें घुमाने से खुद को रोक पाया। ये औरत सच में बेवकूफ थी या फिर इतनी डेस्परेट हो चुकी थी कि सोचना बंद कर दिया था। अब समझ आया वो 1000 से ज्यादा लूप्स में फेल क्यों हुई। ईथन कुछ पल उसे देखता रहा, फिर हंस पड़ा। बकवास मत करो, जब तक ये आदमी मुझसे दूर रहेगा मैं बिल्कुल सेफ हूं। ये बोलकर उसने मुझे गंदी नजर से देखा। मैं उसके सामने आया। तुम इतनी बुरी पिटाई और हॉस्पिटल तक पहुंचने के बाद भी इस ऑक्शन में जाने पर तुले हुए हो। तुम मुझे चैरिटी करने वाला आदमी तो बिल्कुल नहीं लगते।
ईथन ने भौं से कोड़कर ताना मारा। चैरिटी करने में क्या प्रॉब्लम है? हर कोई तुम्हारी तरह गवार और वायलेंट गुंडा नहीं होता। उसकी आवाज तुच्छपन से भरी हुई थी, लेकिन मैंने उसकी बात को दिल पर नहीं लिया। वैसे भी वो चलती फिरती लाश ही थी, लेकिन उसके रिएक्शन ने मुझे एक जरूरी बात समझा दी। ये ऑक्शन उतना सिंपल नहीं था जितना दिख रहा था। ईथन जैसा आदमी यहां चैरिटी के लिए नहीं आया था। ये जानने का सिर्फ एक ही तरीका था कि वो इस ऑक्शन में इतना जाने को पागल क्यों है, और वो था खुद वहां जाना। मुझे जो चाहिए था वो मिल चुका था, इसलिए वहां रुकने की कोई वजह नहीं थी। मैं बिना कुछ बोले मुड़कर बाहर निकल गया। ईथन फिर सूट्स देखने लगा, लेकिन सारा पूरी तरह उलझन में थी। वो कभी मेरी तरफ देखती, कभी ईथन की तरफ। आखिरकार डांट भींचकर वो मेरे पीछे बाहर आ गई। डैनियल, क्या तुम्हें उसे बचाने का कोई तरीका मिल गया? सारा मेरे पीछे चलते हुए बोली। मैंने सीधा जवाब नहीं दिया, बस ठंडी आवाज में पूछा, तुम्हें इस वक्त उसके साथ अंदर नहीं होना चाहिए? मेरे पीछे क्यों आ रही हो? सारा ने मुंह फुलाया और उदास सी लगने लगी। तुम मेरे साथ इतना बुरा बर्ताव क्यों कर रहे हो? मैं रुककर उसकी तरफ मुड़ गया। पिछले 1762 लूप्स में तुमने ईथन को बचाने के चक्कर में मुझे कितनी ठंडी और चुभने वाली बातें बोली थी। अब जब मैं तुम्हारे साथ वैसा बर्ताव कर रहा हूं तो तुमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। सारा ने अपना होंठ काटा और मेरा हाथ पकड़ने की कोशिश की। आई एम सॉरी डैनियल, मेरा वो मतलब नहीं था। बस ईथन वाली बातों की वजह से मैं बहुत स्ट्रेस में थी और सारा गुस्सा तुम पर निकाल दिया। मैंने तुरंत अपना हाथ खींच लिया। तुम्हारा मतलब नहीं था। सच तो यह है कि तुम्हें लगता था मुझे कुछ याद ही नहीं रहेगा, इसलिए मेरी फीलिंग्स का कोई मतलब नहीं था, है ना? सारा ने सिर झुका लिया और चुप रही। मैं फिर बोला, सच ये है कि मैं तुम्हारा इमोशनल टॉर्चर 1763 दिनों से झेल रहा हूं। तुम्हें पता भी है ये कितना लंबा वक्त होता है? लगभग 5 साल। 5 साल से मैं लगातार दर्द में हूं। जब दूसरे लोगों का प्यार खत्म होता है तो वो डिवोर्स ले सकते हैं, वो छोड़कर चले जा सकते हैं, लेकिन मैं इसी एक दिन में फंसा हुआ हूं, बार बार वही दर्द, वही अंधेरा, वही टॉर्चर झेलते हुए। सारा की आंखें फिर आंसुओं से भर गईं और वो अचानक मुझे जोर से गले लग गई। आई एम सॉरी डैनियल, मैं सच में सॉरी हूं। मुझे नहीं पता था तुम इतना हर्ट हो। अगर मुझे पता होता तो मैं क्या? मैंने उसे जोर से अपने से दूर कर दिया। तुम बोल भी नहीं पा रही, क्योंकि तुम ईथन को कभी छोड़ ही नहीं सकती थी। चाहे मैं कितना भी टूट रहा होता, तुम फिर भी नहीं रुकती। उसके बाद मैंने उसे इग्नोर किया और मॉल से बाहर निकल गया। ग्लास डोर के रिफ्लेक्शन में मैं सारा को वहीं जमकर खड़े देखता रहा। उसके चेहरे पर तन्हाई और पछतावा था, ऐसा एक्सप्रेशन जो मैंने पहले कभी नहीं देखा था। लेकिन मैं बिना रुके चलता रहा। मैं कार में बैठा और वहां से निकल गया। धीरे धीरे शाम होने लगी और सूरज ढलने लगा। मैं कार की सहारे खड़ा सिगरेट पी रहा था और धुएं के पार सामने वाली बिल्डिंग को देख रहा था। वो एक बहुत महंगा प्राइवेट क्लब था, जहां आज रात चैरिटी ऑक्शन होने वाला था। महंगी कारें लगातार एंट्रेंस पर आ रही थीं और 2 लाइन में खड़े सिक्योरिटी गार्ड्स गेस्ट्स के आईडी और इन्विटेशंस चेक कर रहे थे। ये मेंबर्स ओनली इवेंट था। इन्विटेशन के बिना एंट्री इम्पॉसिबल थी। मेरे पास ऑब्वियसली इन्विटेशन नहीं था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि मैं अंदर नहीं जा सकता। पिछले कुछ लूट्स में मैं इस जगह को पहले ही अच्छी तरह देख चुका था और एक सीक्रेट एंट्री का रास्ता ढूंढ लिया था। एक डिलीवरी ट्रक धीरे धीरे सर्विस एंट्रेंस की तरफ आ रहा था। मैंने सिगरेट बुझाई और उसके पीछे चल दिया। 10 मिनट बाद मैं क्लब के एक बहुत महंगे और सजाए हुए हॉलवे में चल रहा था। तभी हॉलवे के दूसरे साइड से एक आदमी और एक औरत सामने आए। मेरा चेहरा तुरंत सख्त हो गया और मैं मुड़कर वापस जाने वाला था कि उसने मुझे आवाज दी, डैनियल। सारा मुझे देखकर हैरान लग रही थी। वो ईथन का हाथ पकड़कर जल्दी से मेरे पास आई। उसने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा। तुम यहां अंदर कैसे आए? मैंने कंधे उचका दिए। मुझे नहीं लगता मैं अपनी हर मूवमेंट का रिपोर्ट तुम्हें दूं। सारा अजीब सी हंसी। अब जब तुम यहां आ ही गए हो तो साथ ही रह लेते हैं। उसने मेरी स्लीव पकड़ी और धीमी आवाज में बोली, अगर हम दोनों ईथन पर नजर रखेंगे तो उसके साथ कुछ नहीं होगा। मैं ठंडी आवाज में बोला, वो तुम्हारा काम है, मेरा नहीं। फिर मैंने ईथन की तरफ ताना मारते हुए देखा। वैसे भी मुझे नहीं लगता इतना बड़ा फिलैंथ्रोपिस्ट मेरे जैसे गुंडे के साथ दिखना चाहेगा। ईथन ने नाक से आवाज निकाली, हाथ बांधे और घमंड से मुझे ऊपर से नीचे देखने लगा। ऑब्वियसली नहीं, ऐसी जगह तुम जैसे लोगों के लिए नहीं होती। मैं सिक्योरिटी को रिपोर्ट नहीं करूंगा, लेकिन अपनी औकात में रहना। उसकी आवाज में इतना घमंड था जैसे मुझे रिपोर्ट ना करना उसकी कोई महानता हो। साला और भी ज्यादा ऑकवर्ड लग रही थी। वो धीमी आवाज में बोली, बस केयरफुल रहना, ओके? और अगर कुछ मिले तो मुझे कॉल करना। मैंने कोई जवाब नहीं दिया, बस मुड़कर हॉलवे में आगे चला गया। उन दोनों को छोड़ने के बाद मैंने एक वेटर के ट्रे से कॉकटेल उठाया और क्लब को एक्सप्लोर करने लगा। ऑक्शन अभी शुरू नहीं हुआ था, लेकिन मैं रिवर्टन की कई पावरफुल बिजनेस लीडर्स को अंदर आते देख चुका था। लेकिन वो मेन हॉल में नहीं दिख रहे थे। मतलब वो लोग किसी और ज्यादा प्राइवेट जगह पर मिल रहे थे। ढूंढते ढूंढते मुझे एक हिडन स्टेयरवेल मिला। मैंने डोर खोलने की कोशिश की, लेकिन वो लॉक था। मैं कोने में छुपकर वेट करने लगा। कुछ मिनट बाद एक वेल ड्रेस्ड और इंपॉर्टेंट लगने वाला आदमी वहां आया। उसने पॉकेट से की कार्ड निकाला और स्वाइप किया। बीप की आवाज के साथ डोर अनलॉक हो गया। जैसे ही वो अंदर गया, मैं भी चुपचाप उसके पीछे घुस गया और बंद होने से पहले डोर पकड़ लिया।
मैं रुककर वेट करता रहा जब तक वो आदमी आगे नहीं चला गया। फिर मैंने धीरे से डोर खोला और अंदर चला गया। सीढ़ियां नीचे बेसमेंट की तरफ जा रही थी। मैं चुपचाप नीचे उतरने लगा और नीचे जो मैंने देखा उसने मुझे पूरी तरह शॉक कर दिया। ये एक हिडन बेसमेंट था, लेकिन ऊपर वाले क्लब से भी ज्यादा लग्जरी से भरा हुआ। रूम के बीच में कई महंगे सूट्स पहने आदमी सोफे पर बैठे थे और उनके आसपास सुंदर और पतली लड़कियां लाइन में खड़ी थी। सीन इतना शॉकिंग था कि मैं यकीन नहीं कर पा रहा था कि क्लब के नीचे ऐसी जगह छुपी हुई है। एक आदमी ने पूछा, ये जगह सेफ है ना? दूसरा बोला, ऑफ कोर्स, ये सारी विमेन अच्छी तरह चेक की गई हैं, इन्हें चुप रहना आता है। पहला आदमी बोला, मैं लड़कियों की बात नहीं कर रहा, तुम्हारी इस चैरिटी ऑक्शन की बात कर रहा हूं। हम बहुत पैसा डाल रहे हैं, पक्का ना ये साफ तरीके से हमारे पास वापस आ जाएगा? मेरी आंखें तुरंत खुल गईं और मैंने शौक में अपना मुंह हाथ से ढक लिया। एक पल में सब समझ आ गया। ये ऑक्शन असल में चैरिटी नहीं था, ये पैसा साफ करने का धंधा था। ये लोग ब्लैक मनी को क्लीन बना रहे थे। ईथन को पक्का इस सब के बारे में पता था, शायद वो भी इस गेम का हिस्सा था। मैंने तुरंत फोन निकाला और चुपके से कुछ फोटोज खींच लिए, फिर एविडेंस के लिए वीडियो रिकॉर्डिंग भी स्टार्ट कर दी। ये रिवर्टन के सबसे पावरफुल लोग थे, अगर ये सब बाहर आ गया तो पूरा शहर हिल जाएगा। मैं कुछ देर और चुपकर उनकी बातें सुनता रहा, फिर कुछ आदमी उठकर जाने लगे। मैं तुरंत अंधेरे में छुप गया। उनके जाने के बाद मैं भी निकलने वाला था, तभी मैंने एक ऐसी बात सुनी जिससे मेरा खून ठंडा पड़ गया। जब पैसा मेरे हाथ में आ जाएगा फिर वापस नहीं निकलेगा। ऑक्शन के बाद किसी को भेजना और सबको खत्म कर देना, सबको, और काम बिल्कुल साफ होना चाहिए। मेरी सांसें अटक गई और फोन पकड़ा हुआ मेरा हाथ कांपने लगा। तब जाकर मुझे समझ आया कि ईथन की मौत कैसे होती है। सिर्फ ईथन नहीं, इस पूरे स्कैम में शामिल हर आदमी को एक एक करके मारा जाने वाला था। मैं काफी देर तक अंधेरे में छुपकर खड़ा रहा, फिर बहुत संभल कर वहां से निकला। भारी डोर के बंद होने की क्लिक की आवाज के बाद भी मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैंने एक सेकंड भी वेस्ट नहीं किया। मैं जल्दी से क्लब से बाहर निकला और सीधा कार में जाकर बैठा। तब जाकर मैं थोड़ा शांत हुआ। मैंने तुरंत पुलिस को कॉल किया और जो एविडेंस रिकॉर्ड किया था वो सब भेज दिया। 10 मिनट बाद पुलिस सायरन्स की आवाज पूरे एरिया में गूंजने लगी। स्क्वाड कार्स ने पूरे क्लब को घेर लिया। थोड़ी देर में मैंने बेसमेंट वाले आदमियों को हैंडकफ्स में बाहर लाते देखा। ईथन! सारा चिल्लाते हुए मेन एंट्रेंस से बाहर भागी। उसके चेहरे पर अजीब मिक्स्ड इमोशंस थे। तब जाकर मुझे पता चला कि ईथन भी उन आदमियों में था जिसे अरेस्ट किया गया था। मतलब वो भी इस सब में शामिल था। वो जिंदा था, लेकिन अब उसके सामने लंबी जेल लाइफ थी। मुझे नहीं पता सारा के लिए ये उसकी मौत से बेटर था या वर्स्ट। मैंने सिगरेट जलाई और बाहर गिरती हल्की बारिश को देखने लगा। बारिश बहुत तेज नहीं थी, लेकिन हवा में अजीब घुटन थी। टिप टिप टिप। किसी ने कार विंडो नॉक की। मैं मुड़कर देखता हूं तो सारा थी। मैंने डोर अनलॉक किया और वो अंदर बैठ गई। उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था। साफ था कि वो अभी भी शॉक में थी। मैं शांत आवाज में बोला, अरेस्ट होना उसके लिए सही सजा है, मरने से तो बेटर है। मैंने स्मोक बाहर जाने के लिए खिड़की हल्की खोली और उसकी तरफ देखा। तुम फिर से लूप बैक तो नहीं करोगी? उसे ऑक्शन में ना आने के लिए मनाने की कोशिश करोगी? ये मेरी सबसे बड़ी टेंशन थी। अगर ईथन ऑक्शन में नहीं जाता तो वो अरेस्ट भी नहीं होता, और अगर सारा ने फिर से टाइम रिवाइंड कर दिया तो शायद 1000 लूप्स के बाद वो कोई परफेक्ट रिजल्ट ढूंढ लेती। लेकिन सारा ने बस धीरे से सर हिला दिया। उसे वही मिला जो वो डिजर्व करता था। मैं अपनी पावर यूज करके उसे सजा से बचाने वाली नहीं हूं। मैंने हल्का सा सर हिलाया। अच्छा, तो फिर आखिरकार सब खत्म हो गया। मैं फिर खिड़की के बाहर देखने लगा। शायद कल आते ही ये बारिश सच में रुक जाए। सारा अचानक मेरी तरफ देखने लगी। डैनियल, मैं ईथन के साथ पूरी तरह खत्म कर चुकी हूं, हमेशा के लिए। मैं बिल्कुल सीधी और बेजान आवाज में बोला, ठीक है, वो तुम्हारी चॉइस है, उसका अब मुझसे कोई लेने देना नहीं। सारा ने कड़वी सी मुस्कान दी। मैंने बहुत सारी बातों में गलती की, क्या तुम मुझे कभी माफ कर पाओगे? मैं उसकी आंखों में देखते हुए बोला, मैं तुम्हें माफ कर सकता हूं। एक पल के लिए उसके चेहरे पर उम्मीद चमकी, लेकिन मैं आगे बोलता गया, लेकिन इससे यह सच नहीं बदलेगा कि हम खत्म हो चुके हैं। माफ करने का मतलब होता है छोड़ देना। अगर मैं पूरी जिंदगी तुमसे नफरत करता रहूं तो मैं तुम्हें सजा नहीं दे रहा हूंगा, मैं खुद को सजा दे रहा हूंगा। सारा, हमारा कोई फ्यूचर नहीं है। इस बारिश को जो 1763 दिनों से घिर रही है, हमारी शादी का आखिरी दिन मान लो। इतना बोलकर मैंने कार का डोर खोला और बाहर निकल गया। कार तुम रख लो। फिर मैं मुड़कर बिना पीछे देखे चल दिया। दूर आसमान के कोने में बादल धीरे धीरे हटने लगे। बारिश हल्की बूंदों में बदल गई। आखिरकार बारिश रुक रही थी। जब मैंने फिर से आंखें खोली तो मैं एक घास वाले फील्ड पर पड़ा हुआ था। मेरे आसपास हंसी और चीखने की आवाजें आ रही थीं। मैं हैरानी में उठकर बैठ गया। मैं एक फुटबॉल फील्ड में था, जिसके आसपास रनिंग ट्रैक बना हुआ था। डैनियल, खेलना है या नहीं? मैच के बीच में सो मत। एक यंग लड़का मेरे पास आया और मजाक में मेरे कंधे पर पंच मारा। वो मेरा कॉलेज रूममेट था, लेकिन उसका नाम क्या था? मैं पूरी तरह शॉक में था। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था क्या हो रहा है। क्या मैं सपना देख रहा हूं? मैंने हाथ बढ़ाकर उसकी बाजू को जोर से पिंच किया। अबे दर्द हो रहा है, वो चिल्लाया और मुझे धक्का देकर नीचे गिरा दिया।
फिर मेरी छाती पर बैठ गया। मुझे पिंच करेगा? अब बताता हूँ। वो मेरी पसलियों और बाहों के नीचे गुदगुदी करने लगा। वो गुदगुदी बिल्कुल असली लग रही थी, ये सपना नहीं था। मैं सच में वापस कॉलेज में आ गया था। डैनियल? फील्ड के दूसरी तरफ से एक साफ और मीठी लड़की की आवाज आई। मेरा रूममेट उधर देखकर मुझे खड़ा करता है और हंसते हुए बोलता है, अबे देख, सारा तुझे ढूंढ रही है। मैं भौं से कोड़कर उस डायरेक्शन में देखता हूँ। वो सारा थी, या फिर कहना चाहिए 20 साल की सारा। व्हाइट सुंदर ड्रेस पहने वो मेरी तरफ आ रही थी। उसके दोनों हाथ पीछे थे। डैनियल, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। सारा ने अचानक अपने पीछे छुपाया हुआ फूलों का बुके सामने कर दिया। पूरा फील्ड एक साथ चीखने और सीटी बजाने लगा। कैंपस में पब्लिक कन्फेशन हमेशा बड़ा सीन होता था, और यहाँ तो एक लड़की खुद लड़के को प्रपोज कर रही थी। मेरा रूममेट एक्साइटमेंट में मेरा हाथ पकड़ के हिलाने लगा। भाई होली क्रैप, सारा तुझे प्रपोज कर रही है, तू तो किंग निकला। हाँ बोल, हाँ बोल। धीरे धीरे आसपास खड़े सब लोग चिल्लाने लगे, हाँ बोलो, हाँ बोलो। सबके चेहरे पर बड़ी स्माइल थी। सारा मेरी तरफ देख रही थी। उसके चेहरे पर सच्चाई और उम्मीद साफ थी। लेकिन मैं जानता था ये उसकी एक और चाल है। वो मुझे हमारे पुराने परफेक्ट मोमेंट में वापस लाई थी, शायद इस उम्मीद में कि हमारा टूटा हुआ प्यार फिर जुड़ जाए। सब लोगों की उम्मीद भरी नजरों के सामने मैंने उसके फूल एक तरफ कर दिए। सॉरी, मैं बहुत सीरियस आवाज में बोला। इस वक्त मेरे पास डेटिंग से ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स है। मेरी बात सुनते ही पूरा फील्ड एकदम खामोश हो गया। सारा के चेहरे की स्माइल वहीं जम गई। मेरा रूममेट आंखें फाड़कर मुझे देखने लगा। भाई मुझे नहीं पता था तो इतना ड्रामेटिक भी हो सकता है। मैं बस उसके कंधे पर हाथ रख देता हूँ।